गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पिछले चैप्टर में हमने एक पार्टिकल के मोशन की बात की थी। अब हम एक पूरे सिस्टम के मोशन की बात करेंगे। तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा किसी क्लास में, तो इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, काफ़ी सारे पार्टिकल जिसमें हैं, एक ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा? इट इज़ दैट पॉइंट एट विच द होल ऑफ द मास ऑफ दैट सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कि उस पूरे सिस्टम का मास जिस एक जगह पर सपोज किया जाता है कि कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अब सेंटर ऑफ मास की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सेंटर ऑफ मास की स्टडी के बाद हम उसके मोशन को, उसकी मोमेंटम को, उसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब आपके सिलेबस में है सेंटर ऑफ द मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल हैं, उसका सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कैसे? तो आपको तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी है कि सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। एक ही जगह पर ऐसा पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब एक टू पॉइंट्स, एक ऐसा सिस्टम, एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जीरो। एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। इसमें हमने दो पार्टिकल्स लेने हैं, दो पार्टिकल लेने हैं। एक पार्टिकल सपोज कर लो यहाँ था, इसका मास m1 और ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज r1। तो ऐसे ही एक और पार्टिकल था, सपोज कर लो यहाँ था, इसका मास m2 और ये वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा था अबाउट दिस एक्सिस, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज r2। ये हमने सपोज कर लिया। अब इस m1 और m2 वाले जो पार्टिकल हैं, इन पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक इंटरनल फोर्स होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स होगी। इंटरनल फोर्स होती है जो एक दूसरे के कारण होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बाहर से उसके ऊपर एक्ट कर रही है। सपोज कर लो कि ऐसे F1 एक्सटर्नल फोर्स, इस पे भी जो F2 एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, और इन दोनों पे एक दूसरे के कारण भी एक फोर्स एक्ट कर रही होगी। सपोज कर लो जो m1 पे एक्ट कर रही है फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल ऑफ मास m2, इट इज F12 इस तरफ, और सपोज कर लो m1 के कारण m2 पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F21। ये चीजें आपने मान लेनी है, फिर उसके बाद हम निकाल पाएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ सिस्टम विच इज हैविंग टू पार्टिकल्स विच आर हैविंग मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज r1। ऐसे ही v2 किसके बराबर हो जाएगी? v2 विल बी इक्वल टू dy dt ऑफ r2 हो जाएगी, है ना? और
F12 और F21 ये भी आपने लिखना है. लेट F12 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1 ड्यू टू मास m2 and F21 is the force which is acting on the body of mass m2 due to mass m1. ये दोनों चीज़ें भी आप लिख लेनी है. तो आप जानते हैं कि ड्यू टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेस जो होंगी इस पे जो इसके कारण और इस पे जो इसके कारण दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी. इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको जब इधर लाया तो क्या हो गया F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 दे देना, हमें चाहिए पड़ेगी, इसको हम जिंदा रखेंगे. अच्छा, अब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m1 कितनी हो गई. इस पे टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है. एक तो एक्ट कर रही है जो इसके कारण इधर है, एक है जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है. सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू, एक तो F1 कर रही है, एक साथ में कर रही है F12. ये टोटल फोर्स है जो एक्ट कर रही है ऑन दिस पार्टिकल. ऐसे ही टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m2 कितने में बराबर हो जाएगी. एक तो इस पे F2 कर रही है यहाँ एक्सटर्नल फोर्स, और प्लस एक F21 है जो इंटरनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या करता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is equal to the rate of change of momentum m into v. So from Newton's second law of motion, अब हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा कि डी बाई डी टी ऑफ m1v1 इज इक्वल टू F1 प्लस F12 हो जाएगा जी. ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू F1 प्लस F12. एंड सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21 हो जाएगा जी. ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3. ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनको ऐड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट. अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलता है. देखिए ये आ जाएगा, हम यहां लिखते हैं इसके F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2v2. ठीक है जी. अच्छा, अब इसको थोड़ा इकट्ठे करके लिख लो. F1 प्लस F2 लिख देता हूं मैं, प्लस F12 लिखता हूं और फिर F21 लिखता हूं इज इक्वल टू टी बाई डी टी ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m1v1 प्लस m2v2 ऐसे लिख सकता हूं जी. फिर F1 प्लस F2 इसकी जगह मैं लिख लेता हूं F, विच इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, प्लस F12 प्लस F21. यहां अगर आप देखें तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए इस पूरे की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m1 इंटू, अब वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा था हमने, v1 इट वाज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ r1, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर. डी बाई डी टी ऑफ r1 प्लस m2 m1 है
तो ये V2 किसके बराबर आ था, ये आ गया dy dt ऑफ R2 इसके मुताबिक, इसके कारण। सो माय डियर स्टूडेंट्स, F विल बी इक्वल टू, अब ये dy dt या यहां से मैं अगर इधर बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा d2 बटे dt स्क्वायर, दैट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2। ये आ गया जी, आपके पास f किसके बराबर आ गई, इट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 का डबल डिफरेंशिएशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 प्लस m2 इंटू d2 बटे dt स्क्वेयर इंटू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए मैंने क्या किया है, इसमें m1 प्लस m2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया है और इसके साथ इसको मैंने जो डिवाइड भी कर लिया है दोनों चीज़ों को। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू d2 बटे dt स्क्वायर इंटू RCM, वेयर RCM जो है तो वो क्या चीज है, RCM है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये RCM जो है ये इसी को हम कहते हैं, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, वेयर RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे। एंड इट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स। अगर दो पार्टिकल का हमारा सिस्टम होगा तो RCM की हमारे पास सेंटर ऑफ मास की ये वैल्यू आ जानी है। एंड व्हाट वुड हैपन माय डियर स्टूडेंट्स इफ यू आर हैविंग अ सिस्टम व्हिच इज हैविंग 3 पार्टिकल्स। अगर 3 पार्टिकल्स हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अगर 3 पार्टिकल्स होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ m1 r1 प्लस m2 r2 तो होगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा m3 r3 भी हो जाएगा, साथ में इसके m3 r3 हो जाएगा। और अगर 4 पार्टिकल होंगे तो फिर m4 r4 भी हो जाएगा। एंड इफ वी आर हैविंग, इफ देयर आर n पार्टिकल्स, अगर n पार्टिकल्स हैं तो फिर किसके बराबर हो जाएगा, देन RCM वुड बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on प्लस mn rn एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on प्लस mn। इसी को जनरलाइज हमने कर दी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n m i r i एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n m i, कि i जो है 1 से n तक है, 1 से लेकर n तक है, ऐसे। इसी को हम ऐसे भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n m i r i एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n m i इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का जो मास है वो है, इट इज रिटन बाय द letter capital M. And so my dear students, this is the expression for the center of the mass of a system which is having or which is consisting n particles. एंड इफ यू आर हैविंग ओनली 2 पार्टिकल्स, अगर आपके पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
And so my dear students, this was all about the center of mass of a two particle system. I hope you have understood, and if you are having any confusion in your mind, you can write in the comment box, which is open for you, and so that I may be able to explain it in the next lecture. Thanks. Have a nice day. Stay home, stay safe.